करना छोड़ देना, अपने जीवन में ही ना लेके आना उसको। कुछ उदाहरणों से बात करते हैं। बहुत छोटे-छोटे से बेसिक उदाहरण, जहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं, होती रहती हैं, हो सकती हैं, उन पर हम देखते हैं। सामान्य रूप से किसी भी बच्चे की पहली चोरी यदि कहीं से शुरू होती है, तो वो होती है अपने स्कूल टाइम से, जब वो विद्यालय में जाता है, पाठशाला में। मान लीजिए कोई बालक नर्सरी में है, एलकेजी या यूकेजी में है, फर्स्ट क्लास में है। इस समय बालक को ज़्यादा समझ नहीं होती। उसको कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, मिल जाए बस कहीं से कैसे भी, जो पसंद आ जाए। तो क्या करता है बालक? या तो किसी के घर में जाता है या स्कूल में जाता है, तो अब किसी की कोई वस्तु पसंद आ गई, उसको अच्छी लगी। ये सेंस तो उसको होता नहीं है कि मैं चुराऊँगा तो मुझको मार भी लग सकती है, मेरा अपमान भी हो सकता है, मुझको सामने खड़ा होके दंडित किया जाएगा, लोगों के सामने मेरा उपहास किया जाएगा। ये समझ बालक में नहीं होती। और ये जो डर की भावना ना होना है ना, ये उसे चोरी करा देता है। और क्या करता है? मान लीजिए बालक को किसी का कोई पेन पसंद आ गया, किसी ने कोई पेन लेके आया, कोई उससे बड़ा बालक, उसका सीनियर है, तो चुपके से उसने उसका पेन चुरा लिया, अपने बैग में रख लिया और घर ले आया। चोरी हो गई। चोरी कैसे हो गई? क्योंकि उसने उस वस्तु का जो स्वामी है, जिसका वो पेन है, अनुमति नहीं ली। अनुमति ले लेता तो कोई बात नहीं, पूछ लेता एक बार। ले आया घर पे। घर पे लाने के बाद में ज़्यादातर यही होता है कि छोटे-छोटे बच्चे बता देते हैं प्रायः करके। अब जब छोटा बच्चा घर आके बता देता है, तो 2 प्रकार के पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो उपेक्षा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि अरे बालक है, छोड़ो, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा समझा दिया। एक दूसरे प्रकार के पेरेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं? अभी के क्या अभी, अभी के अभी दे के आना है। बाकी बातें बाद में, खाना मिलेगा बाद में घर पे, बाकी व्यवहार होंगे बाद में, पहले ये उसका पेन दे के आओ। ये होता है चोरी त्याग कराना, अस्तेय का पालन कराना बच्चे को बचपन से। ये संस्कार देने चाहिए। बहुत सारे माता-पिता वो पहले टाइप के होते हैं, जो उपेक्षा कर देते हैं, अरे कोई बात नहीं, बालक है, चुरा लेता है। और पता है ये जो कोई बात नहीं कह के जो छोड़ दिया जाता है बालक को, कब उसकी वृत्ति बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। पेन से धीरे-धीरे ड्राइंग बॉक्स चुराता है, ड्राइंग बॉक्स के बाद में किसी के नोट्स चुराता है, उसके बाद में कुछ और कीमती वस्तु किसी की चुरा लेता है, कोई किसी की घड़ी चुरा ली, किसी का फ़ोन चुरा लिया। इसके अलावा और महँगी वस्तुएँ, मूल्यवान वस्तुएँ व्यक्ति चोरी करने लगता है, और इतनी सफाई से, इतनी बारीकी से चोरी करना सीख जाता है कि एक्सपर्ट बन जाता है उस मामले में। और बड़े-बड़े एक्सपर्ट देखे जाते हैं आजकल चोरी करने वाले। और फिर पता है वो चोरी कहाँ जाके एक बहुत ऊँची परिणति को प्राप्त होती है। पिछले दिनों केस हमने देखा ही है दिल्ली में, एक चोर है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, अभी जेल में है। और ऐसे कितने चोर कांग्रेस की सरकार में रहे, है ना? जिन्होंने बड़ी-बड़ी चोरियाँ की हैं, सरकार की के धन को, सरकार की एक बड़ी संपत्ति को उन्होंने हजम कर लिया, खा गए। क्या है? चोरी तो है, कुछ विशेष चीज़ थोड़ी है। इनकी माताओं ने या इनके पेरेंट्स ने, इनके टीचर्स ने बचपन में इनकी सुताई की होती ना बढ़िया से, तो आज ये कम से कम ये नहीं कर रहे होते। या बचपन में ही इनको ये योग के सिद्धांत, यम के सिद्धांत या ऋषि के सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में अभी, जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, ये बचपन में मिल गए होते और कान के नीचे एक लग गया होता इनके तभी, तो देश को ये दिन नहीं देखने पड़ते। सीधी-सी बात है। अब छोटे से बच्चे ने शुरुआत की, एक दिन पिटाई हो गई, लेकिन बच्चे पर पिटाई का बहुत असर शुरू-शुरू में नहीं होता। थोड़ा-सा डर बैठता है, लेकिन बच्चा बहुत जल्दी भूल जाता है चीज़ों को। अगले दिन या कुछ दिन बाद फिर से जाके कोई वस्तु चुरा ली किसी की, फिर चुराने के बाद में माँ ने फिर ऐसा ही किया, या तो पिटाई कर दी और समझा, इस बार दंड बढ़ा। तो इस बार जो दंड बढ़ाया है, ये बच्चे को और जागरूक करता है, डर बिठाता है उसके मन में कि चोरी करना गलत बात होती है। अब ये तो हो गई सामान्य स्तर पे, जहाँ लगभग सभी लोग करते हैं चोरियाँ। छोटे बच्चों से प्रायः हो जाती हैं। अब इसको, बात तो सामान्य है, कहने को तो सामान्य मतलब समान रूप से सब जगह देखने में आती है। लेकिन मामला गंभीर होता है ये, कोई इसको हल्के में ना ले। ऐसे ना ले कि भई बच्चे हैं, हो जाती है गलती। उनका इलाज करना चाहिए तुरंत।
अब देखिए कुछ और सामान्य सी चोरियाँ होती हैं जो प्रायः गाँव के क्षेत्रों में देखने में आती हैं। वो क्या है? जैसे मैं अपना बताता हूँ। जिस समय हम 9वीं कक्षा में गाँव से बाहर पढ़ने के लिए गए तो जिस रास्ते से हम जाते थे, साइकिल से जाते थे, कच्चा रास्ता था। उस रास्ते में बीच-बीच में कहीं-कहीं अमरूद के पेड़, आम के पेड़ या अन्य फलों के पेड़ पड़ते थे, जिनके अपने मालिक होते थे, जिनके पेड़ों के, खेतों के। अब माँगने की हिम्मत होती नहीं थी, ना ये किसी ने सिखाया बचपन से आज तक कि भई यदि कोई वस्तु चाहिए तो एक माँगने का भी एक तरीका होता है। पैसे होते नहीं थे उतने, क्योंकि प्रायः आज भी वो स्थिति है कि उस लेवल पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके पास उतना धन नहीं होता। आजकल खैर स्थितियाँ ठीक होने लगी हैं, लेकिन उस समय नहीं होते थे पैसे कि हम खरीद के खा सकें। तो फिर बच्चा क्या करेगा? चोरी करेगा। सीधी-सी बात है और हमने खूब चोरियाँ की हैं। एक तो चोरी उस लिए की कि भई आवश्यकता थी, मन में लोभ था, एक लालच था, इसको लेके चोरी होती है। चोरी के पीछे ये एक बड़ा कारण होता है। एक चोरी के पीछे का एक दूसरा बड़ा कारण होता है, वो क्या होता है? अपने आप को सुप्रीम प्रेज़ेंट कराना, ये दिखाना कि देखो मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ चोरी करने में। मैं जाके दोस्तों को जब बताऊँगा ना कि आज देखो मैं इतने लेके आया अमरूद, आज मैंने इतने आम चुराए और पता नहीं लगने दिया, उसकी नाक के नीचे से निकाल के लेके आया मैं। और ये हमने खूब किया बचपन में और लगभग हर व्यक्ति करता ही है गाँव का। अब देखिए चोरी केवल अमरूद, आम, जामुन इत्यादि की नहीं होती। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये गन्ना प्रधान क्षेत्र है। गन्ना बहुत होता है जम के। अब एक मज़ेदार आपको बात बताता हूँ जो हमारे भीतर भी ये चोरी करने की आदत बहुत लंबे समय तक रही। जैसे हमारे यहाँ गन्ना होता है और हमारे खेत में भी होता है। तो उस समय गन्ने की एक प्रजाति होती थी जिसको बोलते थे सड़सठ का गन्ना, 67 उसका नाम होता था, ये प्रजाति का नाम था सड़सठ और एक होती थी 64। 64 बड़ी सुंदर प्रजाति थी, बड़ी बढ़िया, बहुत मीठी और ये जो थी ये कठोर थी, ये अच्छी नहीं होती थी उतनी। तो 64 के गन्ने कम होते थे हमारे यहाँ पे, लेकिन एक पड़ोसी बोता था 64 वाले अच्छे गन्ने। जो सब्जी जो रेड कलर का होता है ना? हाँ, कुछ उसमें इस प्रकार का होता था, मोटे गन्ने होते थे, वो बड़े मीठे, बड़े स्वादिष्ट। तो जब वो पड़ोसी बोता था, वो भी सामान्य रूप से पूरे खेत में नहीं बोता था। उसे उसी कुछ व्यक्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रसगुल्ला के नाम से जानते हैं। हाँ, उस रसगुल्ला प्रजाति क्या और मोटा होता है, 64 उससे पतला था जी। खैर चलिए अभी पूरी बात समझने में आनंद आएगा। तो पता है क्या होता? हम उस व्यक्ति के खेत में अंदर जाते, पहचान थी, गन्ने दिखने में सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन बस पहचान होती है कि हाँ ये 64 का है, ये 67 का है, ये 36 का है, ये 38 का है, नाम है उनके। उसके खेत में भीतर से एक-एक गन्ना चुन के निकाल दिया हमने 64 का और प्रतिदिन खाते थे। और इस बात को सोच के हमें गर्व होता था कि हमने देखो इतने एक्सपर्ट है कि उसको पता नहीं चलता, वो दूसरे मेड़ पर कहीं बैठा हुआ है और हम इधर से गन्ना लेके साफ हो गए। हाँ, इस बात में बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे। गधापन था। सीधी बात कहूँ तो गोलूपन था, बेवकूफ़ी थी। काटने के लिए चाकू ले जाते थे कि ऐसे हाथ से तोड़ लेते थे? माताजी वो तो एक दराती तो होती है, बाकी तो हाथ से तोड़ने की भी टेक्निक होती है गाँव वालों के पास। एक झटका मारा गन्ना साफ, ऐसे हो जाता है। तो खैर वो गन्ने चुराने की आदत बहुत खराब थी, जो लंबे समय तक बनी रही। जब आर्य समाज में हम आए, यहाँ से सीखा यम नियमों को, तब बात समझ में आई कि ये बहुत खराब आदत है। अब पता है क्या होता है? जैसे कई बार हमारे जो साथ के कुछ साथी थे या हमारे बड़े लोग हैं, आज भी कई बार प्रेरित कर देते हैं। अरे तोड़ लाओ उसकी ईख में से गन्ने, खूब खड़े हैं, कौन मना कर रहा है? मैंने कहा जी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाएगा, नहीं खाएँगे कोई बात नहीं, गन्ना नहीं मिलेगा, लेकिन खाएँगे तो अपनी में से खाएँगे या दूसरे के खेत में से खाना है तो तरीका एक ही है खाने का, वो क्या है? पूछ के खाएँगे, लेके खाएँगे। यदि उसने अनुमति दे दी तो ठीक है और माँगने की अब शर्म होती नहीं, पहले होती थी अब तो होती नहीं। लेना हुआ तो सीधा पूछ लेते हैं। एक ये तरीका है। तो ये जो खाने-पीने की चोरियाँ जो होती हैं ना, कई बार इनको उपेक्षा कर दी जाती है। अरे! खाने-पीने की भी क्या चोरी?
ऐसे मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है और गाँव में तो बहुत कहते हैं, "अरे खाने-पीने की भला क्या चोरी? अब तोड़ लिए अमरूद तो तोड़ लिए, अच्छा तोड़ लिए गन्ने तो तोड़ लिए, इसमें ऐसा क्या है?" लेकिन सामान्य बात नहीं है और साधारण हल की बात नहीं है ये, बहुत खराब आदत है। वो व्यक्ति गन्ना तोड़ने वाला व्यक्ति सामान्य जिसने एक गन्ना तोड़ा था, एक अमरूद तोड़ा था, ये व्यक्ति कब बड़ी-बड़ी मंचों पे जाके या बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके ये बड़े-बड़े करप्शन करने लगता है, पता नहीं चलता। हाँ, बड़े-बड़े स्तर पे जाके कब बड़ी चोरियाँ करता है, संस्कार बनते हैं इस चीज़ से। आज आपने एक अमरूद चुराया, चोरी का एक संस्कार बन गया भीतर और संस्कार बेकार नहीं जाता कभी भी। कोई सोचे कि कोई काम कर लिया हमने, कोई वृत्ति हमारे मन में गई तो बस मामला खत्म। खत्म नहीं होता, उसका संस्कार बनता है हर चीज़ का और वो संस्कार जीवन भर आगे चल के परेशान करता है। व्यक्ति फिर प्रेरित होता है, अरे! उस दिन कहाँ देखा था उसने, उसकी नाक के नीचे से निकाल के लेके आया मैं गन्ना, उसकी नाक के नीचे से उसका पेन चुरा लिया था। अब वो आगे और प्रेरित होता है, कभी दोस्त पुश करते हैं उसको आगे के लिए, बता तुझसे अमरूद ही नहीं तोड़े गए, बता तुझसे ये नहीं हुआ, तू मर्द नहीं है, तू ये नहीं है, तेरे भीतर साहस नहीं है, तू तो गधा है बिल्कुल। ऐसे करके जो पीछे से आता है ना ये फ़ोर्स, ये हमको और चोरी करने के लिए प्रेरित करता है। और बहुत खराब आदत बनते-बनते कहाँ पहुँच जाती है, इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ बहुत शानदार। हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी आप जानते होंगे नौकरशाही। नौकरशाही मतलब आईएएस, आईपीएस ऑफ़िसर्स जो हैं, जो देश की कार्यपालिका को सँभालते हैं, देश के बहुत बड़े तंत्र को सँभालते हैं। जब कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी करता है, उस परीक्षा में जाने के लिए, तो उस परीक्षा में जाने से पहले एक सब्जेक्ट होता है, उसका नाम होता है एथिक्स, नीति शास्त्र। उस नीति शास्त्र में ये सब बातें सिखाई जाती हैं। बिल्कुल इस तरह से तो नहीं सिखाई जाती जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये सिद्धांत भी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा इनके बड़े-बड़े टॉपिक हैं। मैंने पढ़े हैं इसलिए कह रहा हूँ मैं। वो सब चीज़ें विधिवत सिखाई जाती हैं, व्यक्ति पढ़ के जाता है और पूरा उसका एक पेपर होता है अलग से, बहुत महत्वपूर्ण लिखित पेपर है और आगे जाके एक इंटरव्यू होता है, व्यक्तित्व परीक्षण होता है, वहाँ जाके इन सब पर बातचीत होती है, सामने बड़े-बड़े एक्सपर्ट होते हैं। इतना कुछ होने के बाद, इतनी सारी चीज़ें सीखने, समझाने के बाद भी जब व्यक्ति ब्यूरोक्रेसी में जाता है, तो वहाँ जाके जितने करप्शन करता है, इतना बाकी फील्ड में कहीं नहीं कर पाता वो। और हमारा देश पूरी दुनिया में इस मामले में सबसे बदनाम देश है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी सबसे ज़्यादा करप्ट है। हमारे यहाँ का जो नौकरशाही तंत्र है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन मिलेगा। मामला केवल इतना नहीं है कि हमने पढ़ लिया, मामला केवल इतना नहीं है कि हमको बता दिया गया था कि चोरी करना बुरी बात होती है। मामला है उससे आगे जाके उन सिद्धांतों को अप्लाई करवाना जीवन में, जो बचपन के संस्कारों से आता है। केवल एक-एक सब्जेक्ट में पढ़ा देने से चीज़ें ठीक नहीं होती। लेकिन फिर भी जब यूपीएससी को ये लगा कि भई हमारे देश में करप्शन बहुत है, तो कम से कम इस चीज़ को रोकने के लिए एक प्रयास अपनी ओर से ये तो किया जाए कि पढ़ाया तो जाए, इस विषय में एक सब्जेक्ट तो जोड़ा जाए। इसलिए एक सब्जेक्ट जोड़ा गया पिछले कुछ साल पहले, यही एथिक्स नाम का। क्यों? उसके पीछे की सोच ये थी कि कुछ लोग चोरी इसलिए करते हैं, करप्शन इसलिए करते हैं क्योंकि बताया नहीं गया, क्योंकि पता नहीं था। अब पता चला है, अब चोरी करेंगे तो अब अपराध ज़्यादा है। इसलिए फिर जब पकड़े जाते हैं, अभी हाल ही में एक आईएएस ऑफिसर पीछे पकड़ी गई थी, बहुत बड़े करप्शन में और बड़ा मुद्दा बना देश में उनको लेकर के। तो ऐसे-ऐसे जब लोग हाथ आते हैं ना, फिर पकड़ में आते हैं, फिर जो उनका हाल होता है, फिर जो उनको परिणाम मिलता है, इतनी बड़ी उनकी जॉब होती है, इतनी बड़ी उनका इतना बड़ा स्टेटस होता है। सोचिए कितना नाम होता है एक आईएएस ऑफिसर का और एक बार जब वो करप्शन के आरोप में पकड़ा जाता है, तो परिणाम कितना खराब होता है, सारा नाम डूब जाता है उसका। इतनी मेहनत जो उसने इस जॉब को पाने में की थी, इतनी मेहनत जो उसने अपना स्टेटस समाज में बनाने में की थी, सारी धूल में मिल जाती है। अब आप सोच के देखिए, ये सिद्धांत एक बच्चे को गुरुकुल में 8 साल की आयु में पहले सिखाए जाते हैं सबसे पहले, जिसको हमारे यहाँ यूपीएससी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 साल में जाके सिखा रहा है।
ये जो सिद्धांत हैं, जो वेद के सिद्धांत हैं, अष्टांग योग के सिद्धांत हैं, छोटे से बच्चे को सिखाए गए। बस इस गुरुकुल में जाके सबसे पहला सिद्धांत यही सिखाया, चोरी नहीं करनी आपको। देखिए, जहाँ एक तरफ सत्य सिखाया, सत्य बोलना, अहिंसा सिखाई, ब्रह्मचर्य सिखाया, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान सिखाए, किसी को लग सकता है कि इनमें ये अस्तेय को क्यों जोड़ दिया? अरे कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी, ये चोरी कर ली, किसी बालक ने कर ली। लेकिन अब आप समझ पा रहे हैं कि एक छोटे से बालक को यदि ये ही सिद्धांत नहीं सिखाया और ये जीवन में उसके नहीं आया, तो वो आगे जाके कितना दुष्ट नागरिक बन सकता है, कितना भ्रष्टाचारी नागरिक बन सकता है, इसकी कल्पना हम आज के भ्रष्टाचारी आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स को या जो नेता हैं उनको देख करके हम उसकी कल्पना कर सकते हैं बढ़िया से। सोचिए ऋषियों की कितनी व्यापक सोच रही होगी इस चीज को देख करके। बहुत गहरी बात है। और जैसे मैंने मैंने अपना स्वयं का बताया, तो वो प्रवृत्ति बड़ी खराब होती है। बाकी अन्य स्थानों पर लोभ बनता है, लालच बनता है। मेरे जैसा व्यक्ति फिर ये सोचता है, चोरी करने वाला सामान्य, जिसने अमरूदों की चोरी की, गन्ने की चोरी की, तो बाकी जगह चोरी करने में ज्यादा उसको दिक्कत नहीं होती। वो सोचता है कि चुरा लूंगा, अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर आगे जाके बड़े स्तर पे मान लीजिए वो कहीं कोई भी किसी भी प्रकार का ऑफिसर बना, मान लीजिए पुलिस में ही चला गया, अब वहां जाके घूस खाएगा। ये भी तो चोरी है, घूस खाना भी एक प्रकार से। सीधे सीधे वैसा नहीं है, लेकिन आएगा चोरी के भीतर ही ये भी। बच्चों को सबसे पहला यदि सिखाने का कुछ है बचपन में, तो सबसे पहला ये है कि हम उसको ये सिखाएं कि वो चोरी ना करे। देखिए, और छोटे स्तर पे कैसे चोरियां होती हैं, हम इसको आज के संदर्भ में कैसे ठीक करें। हमारा फोन रखा हुआ है घर पे। आजकल बच्चों को बड़ी आदत रहती है, बड़ी बीमारी जैसी रहती है कि बस फोन हाथ में लग जाए, कैसे मिल जाए। अब उनको दिख गया अपने मम्मी का या पापा का फोन, तुरंत जाएंगे, चुपके से उठाया फोन और किसी एकांत स्थान पे जाके देखना शुरू कर देते हैं। लॉक खोलना सबको आता है, आप कितने भी अच्छे से लगा लीजिए, वो खोल ही लेते हैं किसी न किसी प्रकार से। और ये काम वो चोरी से कर रहे हैं। देखिए, हम शब्द भी वही कहते हैं कि देखो चोरी चोरी ले गया, तो चुपके से ये उठा के यहाँ से फोन, और फिर चोरी चोरी क्या करता है, पासवर्ड खोलता है, उसका पैटर्न खोलता है, ये सब करता है। यही रोकना चाहिए बच्चे को सबसे पहले। भले ही पिटाई कर दे उस दिन, खाना ना दे, कुछ भी करें, कोई भी दंड दे, रोने दें, पूरा दिन रोता है रोने दें, कोई बात नहीं। थोड़े कठोर हो जाए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन बच्चे को ये आदत डलवाएं, मेरा फोन मेरी अनुमति के बिना नहीं लेना आपको। जैसे वैदिक हैं हमारे घर में, अब ये आदत भले बाकी उसके माताजी पिताजी ने ना सिखाई हो, वो थोड़ा सा इस मामले में नहीं करते काम, लेकिन मैं तो करता हूँ कम से कम। जब भी यहाँ रहेगा मेरे पास में, मेरे ये 2 फोन हैं, जो 2 फोनों में जो कक्षा चल रही है, एक में तो सिम नहीं होता, लेकिन एक में रहता है, डाटा भी रहता है। तो मैंने कह रखा है कि मेरी अनुमति के बिना फोन नहीं लेना, अगर ले लिया ना तो यही सुताई करूंगा। जितना प्रेम है ना, वो प्रेम एक तरफ है, लेकिन यदि ये काम किया, मेरी अनुमति के बिना मेरा फोन उठाया यहाँ से, तो फिर खिंचाई होगी बढ़िया, और मैं खींच देता हूँ। फिर मैं उसकी सुताई करता हूँ ठीक ठाक अच्छे से, और वो डरता है मेरा फोन लेने से। घर में किसी का भी ले ले, लेकिन मेरा लेने से पहले उसको घबराहट होती है। ये डर बिठाना चाहिए बच्चे के भीतर। और ये चीज बाकी अन्य जगह भी अप्लाई करवाएं बच्चे से। वो किसी, मैंने तो बच्चों को देखा है, अपने घर का फोन छोड़िए, किसी दूसरे के घर में चला गया, 3, 4, 5 साल का बच्चा जो थोड़ा जानने लगा है, बोलने लगा है, चलने फिरने लगा है, थोड़ा समझने लगा है चीजों को, दूसरों के घरों में गया, वहां जाके फोन उठा लेता है किसी का भी, बिना पूछे। मेरे घर हमारे एक मित्र आए, अभी थोड़ी देर पहले क्लास में जुड़े थे, पता नहीं अभी है या नहीं। अभी तो चले गए, अभी नहीं है। तो वो हमारे घर पे आए अभी 2-3 दिन पहले, और वो यहाँ बैठे थे। उनके पास भी 2 फोन थे। उन्होंने एक मेरे सामने रखा हुआ था और एक अपने हाथ में ले रखा था। वो कह रहे थे, जी देखो ये मेरा फोन है। तो उन्होंने बस ऐसा कह के हाथ वो रख लिया उन्होंने अपनी गोदी में। मैंने कहा, भ्राता जी मैं आपका फोन देख सकता हूँ? थोड़ा सा कि फीचर्स क्या है इसमें, कैसा है? तो उनका, अरे अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? देखिए उन्होंने क्या कहा मुझसे, इसमें पूछने वाली क्या बात है ऐसी? मैंने कहा, जी है पूछने वाली। आपने यम आपने भी पढ़े हैं, मैंने भी पढ़े हैं, यमों को अप्लाई आप भी करते हैं जीवन में, मैं भी करता हूँ।
तो फिर पूछना तो बनता है। पूछ करके, पैटर्न उन्हीं से खुलवा करके, उन्हीं के सामने उनके फ़ोन के फीचर्स सारे देखे मैंने। ये आदत जिस दिन हमें बन जाएगी ना कि स्वामी की अनुमति से उसकी वस्तु का ग्रहण करना, लेना, तो जीवन में हम कभी चोरी नहीं करेंगे। बड़े लेवल पे जाके भी हम कितने बड़े अधिकारी बन जाएं, नेता बन जाएं, हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे। ये जो वस्तु के स्वामी की अनुमति लेकर वस्तु का प्रयोग करने की जो प्रवृत्ति है ना, ये हमारे लोभ को दूर करती है, हमको झुकना सिखाती है, हमारे भीतर घमंड नहीं लाने देती। नहीं तो घमंड वाला व्यक्ति तो चोरी करता है ज्यादातर। मैं देखूंगा कैसे रखता है अपने घर में, मैं चुरा के दिखाऊंगा इसकी वस्तु को, या मैं निकालता हूँ इसके पैसे, कैसे नहीं निकलेंगे। ये जो प्रवृत्ति है ये यहीं से पनपती है, छोटेपन से ही। पूछ के ले सामने वाले की वस्तु। और देखिए एक दो मजेदार चीजें और बताता हूँ आपको, इस पर अपने लोगों को तो विशेष काम करना चाहिए। एक दिन की बात है, बड़ी रोचक घटना है। गाजियाबाद में एक आर्य समाज मंदिर में एक आर्य निर्मात्री सभा का एक सत्र था। 2 दिन का सत्र होता है वो, तो उसमें हम कार्यकर्ता के रूप में थे। बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करते हैं, लेके आते हैं, पकड़ के लाते हैं, बुला के आइए सत्र कीजिए, और 2 दिन तक बैठाना चुनौती होता है। बिठा दिए, सत्र चल रहा है, हम लोगों को पानी वानी पकड़ा रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, बाकी सब चीजों में लगे हुए हैं। हम सबकी चप्पलें बाहर निकली हुई हैं। अब पता है क्या होता है, कुछ लोग जूते पहन के आते हैं, तो जो लोग जूते पहन के आते हैं, यदि उनको वॉशरूम जाना है तो क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, और किसी की भी चप्पल पहनी, वॉशरूम गए, आके निकाल दी और बैठ गए। खराब आदत है। हाँ, ये खराब आदत है, पूछना चाहिए। मैं जब भी ऐसे स्थान पे होता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, मैंने कहा जी मैं आपकी चप्पलें ले सकता हूँ? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? सामने वाला एकदम बोलता है इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैंने कहा जी है, पूछने वाली बात तो है, चप्पलें आपकी हैं, मेरी थोड़ी है, अगर मेरी होती तो मैं पूछता ही नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन उस दिन बड़ा खराब काम हो गया वहां पे उस सत्र में। हमने चप्पलें निकाल रखी थी बाहर, 2 दिन पूरे हो गए, सत्र समाप्त हो गया, यज्ञ हो गया, अब सब लोग घर जाने की तैयारी में थे। जैसे ही सारे लोग बाहर निकले, दरवाजा खोल करके, हम भीतर की व्यवस्थाओं को समेटने में लगे हुए थे। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, कुछ 4-5 हम कार्यकर्ता रह गए वहीं पे। मैं बाहर आया, मैंने देखा और जो प्रायः मेरे साथ होता रहता है वो वहां भी हुआ। चप्पलें गायब, चप्पलें थी नहीं वहां पे, कोई ले गया, पहन के चला गया। अब पहन के चला गया, लेकिन कोई पहन के जाएगा तो शायद ऐसा भी कई बार हो जाता है कि अपनी छोड़ जाता है। तो वहां एक तरफ कोने में कुछ हल्की सी चप्पलें निकली हुई थी, लगभग टूटी जैसी थी। तो जब वहां ऐसे कर रहे थे, तो ऐसे में हमारे साथ कुछ 2 बच्चे गए थे। उनमें से एक बालक कहने लगा कि भैया आपकी चप्पलें तो पहन गया, लेकिन देखो शायद ये छोड़ के गया, ये जो पड़ी हुई हैं आप ही ना पहन लो, ऐसा क्या है? तो मैंने उसे एक बात बताई, मैंने कहा ये बताओ अभी थोड़ी देर पहले सत्र में आचार्य जी क्या सिखा रहे थे? मजेदार बात, सत्र में उसी दिन सुबह के समय यम नियम ही सिखाए जा रहे थे संयोग से। और ये ही प्रकरण था कि हमें वस्तु के स्वामी की अनुमति के बिना उसकी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। मैंने उसको प्रकरण याद दिलाया, तो मैंने कहा वो मेरी चप्पलें मेरी अनुमति के बिना लेके गया, मैं उसकी चप्पलें उसकी अनुमति के बिना नहीं पहन सकता, ये मैंने कहा। और मैं नंगे पैर उस दिन घर तक आया। कोई बात नहीं, नंगे पैर है, इसमें समस्या क्या है? लेकिन हम उसकी चप्पल क्यों पहने? मैं अगर वो होता तो मैं पूछ के पहन लेता या अपनी पहन ले लेता फिर उससे। तो ऐसा बहुत स्थलों पे होता रहता है। हम मंदिर जाते हैं, आर्य समाज जाते हैं, किसी तीर्थ स्थल पे गए, चप्पल बाहर निकाल दी, वॉशरूम जाना हुआ, पूछ के ले लें। अन्य चीजें, कई बार लोग किसी का पेन ऐसे यूज कर लिया कहीं भी बैंक में जाके, या कहीं स्कूल कॉलेज में किसी मान लीजिए कोई काउंटर है, उस पे जाके, रिसेप्शन पे जाके पेन उठाया, यूज किया, रख दिया। पूछ लेना चाहिए। एक स्थिति अलग होती है थोड़ी सी, वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अपने ताऊ जी के घर पे गया, अपना ही घर है ताऊ जी का भी, तो अब
वहाँ से मुझे कोई वस्तु लेके आनी है। मान लीजिए जैसे मुझको फावड़ा लेके आना है और ताऊ जी वहाँ पे हैं नहीं। अब एक तो ये है कि अगर हम फावड़ा ताऊ जी से पूछ के ही लेके जाएँगे तो खेत के लिए लेट हो जाएँगे। खेत में जाना जल्दी ज़रूरी है, फिर धूप हो जाती है, नहीं होता काम ज़्यादा धूप में। अब या तो ताऊ जी की प्रतीक्षा करें कि ताऊ जी तो वहाँ गए हैं, लौट के आएँगे आधे घंटे में, 1 घंटे में, तब तक क्या यहीं खड़े रहें और ताऊ जी की अनुमति लें? अपना घर है। अपना घर का मतलब अपने घर अपना पूरा वो खानदान ही है। तो क्या करें? ले जाएँ फावड़े को लेकिन आकर बता दें। भैया का फ़ोन घर पे रखा हुआ है, अनुमति ले लें पहले अगर भैया हैं तो। भैया नहीं है तो फ़ोन का उपयोग कर लें, जब आ जाएँ तो एक बार बता दें। वस्तु लेते समय स्वामी नहीं था, अनुमति नहीं ले पाए बाय चांस, इस वजह से कि व्यक्ति वहाँ था नहीं। तो बाद में बता दें कि जी आपकी वस्तु ली थी और ये उपयोग किया था इस वस्तु का। आपका फ़ोन लिया था और फ़ोन लेकर के मैंने थोड़ा-सा डाटा यूज़ किया, थोड़ा-सा हॉटस्पॉट लिया था इसमें से, या ये किया था या ये फ़ोटो लिए थे मैंने, ऐसे करके बता दें। ये भी एक तरीका है, इसमें कोई चोरी नहीं है। बहुत गहरा सिद्धांत है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। सामान्य रूप से जो व्याख्याएँ होती है ना, जो चर्चाएँ होती हैं चोरी को लेकर के, तो वर्तमान की स्थितियों को ध्यान में रख के लोग चोरी पर व्याख्या करते हैं, अस्तेय पर व्याख्या करते हैं। लेकिन जहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं, बहुत छोटे-छोटे से बिंदु होते हैं जहाँ से बिगाड़ होता है चोरी को लेकर के, और परिणाम कहाँ जाके होता है, पूरे का पूरा देश बेच दिया जाता है, ऐसी भी स्थितियाँ हैं। तो ये वही चोर हैं जिन्होंने बचपन में अमरूद चुराए थे, लेकिन अमरूद जिस समय चोरी कर रहे थे उस दिन पकड़ में नहीं आए थे। अगर पकड़ में आ जाते बगीचे वाले के और 1-2 हाथ लग जाते कान के नीचे, गुद्दी के पीछे, या सुताई हो जाती किसी भी रूप में, तो फिर ये जो पूरा का पूरा राज्य बेच दिया, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेच दी माँ-बाप की, कुछ बेच दिया, बड़ी-बड़े संस्थान लालू ने तो डांगरों के लिए अपनी गाय के लिए चोरी करके चारा लाया होगा, इसलिए चोरी की आदत पड़ गई थी। हाँ जी, बिल्कुल। वही संस्कार हैं। मैं तो सीधा कहूँगा वही संस्कार हैं, जो बचपन से रोका नहीं गया, उनको टोका नहीं गया। ध्यान रखना चाहिए हमको। अब देखिए, हो सकता है हमारी कक्षा में जितने लोग हैं, सब लोग इसका पालन करते होंगे अस्तेय का। लेकिन मेरा जो हमेशा से उद्देश्य रहता है, वो केवल आप सबको ध्यान में रख के नहीं होता। हमारे साथ एक छोटी पीढ़ी है, हमारे जो कनिष्ठ हैं, बालक हैं, हमसे छोटे भाई-बहन हैं, हमारे आस-पास के हैं, हमारे रिश्तेदारों में हैं, हमारे कनेक्शन में हैं, हमारे संबंधों में हैं, रिलेशंस में हैं। जो भी हमसे छोटे इस व्यवहार को कर रहे हैं, यानी गलत व्यवहार में जुटे हुए हैं, उनको छुड़ाना, हटाना और सही सिद्धांत उनको सही रूप में बताना, ये हमारा दायित्व होना चाहिए सबका। मतलब मेरे बताने का उद्देश्य कभी ये नहीं होता कि मतलब मैं आपको कोई नई चीज़ बता रहा हूँ या आप इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करते तो मैं कुछ विशेष बात बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप सब लोगों के जीवन में ये अधिकांश सिद्धांत हैं, आप पालन करते हैं। लेकिन यहाँ बताने का उद्देश्य वो भी है कि हम अपने छोटों को कैसे इस मार्ग पर लाएँ, छोटे छोड़िए बड़े भी हों। हाँ, बड़े भी हों, मैं भी कर देता हूँ इस काम को, बड़ों के साथ तो खूब चलता है मेरा ये व्यवहार। बड़े ही कई बार चोरी के लिए मुझे प्रेरित कर देते हैं और मैं वहीं टोक देता हूँ, रोक देता हूँ, ना जी, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं ले सकते। तो ऐसा हमको करना चाहिए। एक हो गया। अब देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ तो 75 लिखा हुआ है और 75 के बाद क्या आना चाहिए था? 76, लेकिन यहाँ 77वां सिद्धांत है। तो जो 76वां सिद्धांत है वो व्यभिचार को लेकर के है। और व्यभिचार जो सिद्धांत है उसको रखने में मुझे थोड़ा-सा संकोच लगेगा यहाँ पे। मैं नहीं रख पाऊँगा क्योंकि एक मतलब अपनी थोड़ी-सी मर्यादा जैसी है। ऐसा नहीं कि वो सिद्धांत अमर्यादित है, लेकिन कम से कम मुझे यहाँ रखने में सबके सामने वो संकोच होता है, इसलिए मैं उसको नहीं बता सकता सबके सामने। उसको मैंने हटा दिया और हटाने का मतलब ये नहीं कि मतलब ऋषि ने वो व्यर्थ में लिख दिया, बेकार में लिख दिया, बहुत बढ़िया सिद्धांत है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसको पर्सनली व्यक्तिगत पढ़ें। पीडीएफ में मिल जाएगा, आपको पीडीएफ भेज देंगे तो उसमें देख लीजिए। उसकी परिभाषा तो लिख दीजिए, एक्सप्लेन ना करो जी। मैं भेज दूँगा, ग्रुप में भेज दूँगा, आप देख लीजिएगा।
परिभाषा लिख देते तो फिर एक्सप्लेनेशन में दिक्कत ही क्या रह जाती। मतलब थोड़ा-सा है वो, मुझे संकोच है उस विषय पर बोलने में, क्योंकि भई देखिए माताएँ भी हैं, बहनें भी। या माताएं बहनें हैं इसलिए, है जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला तो बढ़िया है, इस पर तो खूब बात की जा सकती है। 77वां सिद्धांत देखते हैं। 77वां सिद्धांत है जीव का स्वरूप। जीव का स्वरूप क्या है जी? तो एक बार वैसे पढ़ लेते हैं मोटा-मोटा, फिर इस पर व्यापक बात करेंगे। लिखा है जो चेतन, अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान गुण वाला तथा नित्य है, वह जीव कहलाता है। जीव। जीव मत समझ लीजिएगा कभी आप, जीव समझ ले ये टंग जो होती है वो नहीं है, जीव लिखा हुआ है, वकार है भकार की जगह। ठीक है, तो जीव यानी आत्मा। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, जीव और आत्मा दोनों शब्द बिल्कुल पर्यायवाची हैं, एक ही मतलब है दोनों का। तो जीव कहें तो आत्मा का ही ग्रहण करना चाहिए उस बात से। तो जीव का स्वरूप बताया जा रहा है। स्वरूप का मतलब क्या होता है कि वास्तव में वो है क्या, उसके भीतर क्या क्या गुण है, कर्म है, उसके स्वभाव कैसा है, ये सब चीजें स्वरूप के भीतर आ जाती हैं। तो सबसे पहला बताया चेतन है वो, ये चेतना उसका स्वभाव है, उसका अपना स्वरूप है चेतन होना। कैसे चेतन होने का तात्पर्य क्या है? अभी कुछ दिन पहले ही बताया था। चेतन होने का मतलब है कि वो ज्ञान रखता है, उसको उसका स्वयं का अपना ज्ञान है, बाहर से ज्ञान अर्जित करता है, चीजों को जानने की क्षमता रखता है। इसको चेतना कहते हैं, चेतनता कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। पीछे हमने जड़ और चेतन देखा था ना, वहां भी उस दिन बात हुई थी। आज संक्षेप में बस एक दो उदाहरणों से समझ लेते हैं। मेरे सामने कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, मैं उसको ज्ञान कराना चाहूं नहीं हो सकता, उसके भीतर भी अपना खुद का ज्ञान नहीं है, तो चेतन नहीं है, जड़ है, सीधी बात है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं मनुष्य, मेरे भीतर खुद का ज्ञान है, मेरे भीतर बहुत ज्ञान है, बहुत सारी चीजों को लेकर के, कि हाँ ये मेरा घर है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये ज्ञान है। इस ज्ञान के होने से चेतना होती है, चेतनता बनती है। चेतन होने के जो एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वो होता है ज्ञान होना। ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता का होना, इसको कहेंगे चेतन होना। ये जीवात्मा का पहला लक्षण है। यदि किसी भी वस्तु में हम चेतना देख लें, इस चेतनता को देख लें, ज्ञान लेने के गुण, ज्ञान ग्रहण करने के गुण को देख लें, हम कह सकते हैं कि हाँ वो चेतन है, वो या उसके भीतर जीव है, उसके भीतर आत्मा है। क्योंकि गुणों से गुणी का ग्रहण हो जाता है। यदि हमको कहीं कुछ गुण दिखाई दे रहे हैं तो हम समझ ले कि हाँ वहाँ गुणी है जरूर, वो जो गुण वाला है, गुणों को धारण करने वाला है। और कोई गुणी है कहीं पे तो उसके भीतर गुण होते ही होते हैं, दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। एक गुण हो गया चेतन। दूसरा दे रखा है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है? कम जानने वाला। अल्प और ज्ञ इन दो को मिलके बना अल्पज्ञ। अल्प का मतलब कम, बहुत थोड़ा सा, न्यून, बहुत थोड़ा सा, और ज्ञ माने जानने वाला। जैसे इसका एक उल्टा शब्द होता है सर्वज्ञ। सर्व माने सब कुछ और ज्ञ माने जानने वाला। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, अल्पज्ञ का मतलब होता है बहुत कम जानने वाला, थोड़ा सा जानने वाला। तो जीवात्मा का अगला स्वरूप क्या बता दिया? कि थोड़ा जानने वाला है, जानता है, जानकारी रखता है, ज्ञान है उसके भीतर, ये भी उसका एक लक्षण है, ये उसका एक स्वरूप बताया यहाँ पे। और जानता ही है जीव। मैं भी बहुत सारी चीजें जानता हूँ, मेरे माता पिता, आप सब बहुत सारी चीजें जानते हैं। आप भी चेतन है, मैं भी चेतन हूँ, आप भी जीवात्मा है, मैं भी जीवात्मा हूँ। मेरी गाय जो है घर पे वो भी बहुत कुछ जानती है, वो भी जानकारी रखती है, ज्ञान है, अल्पज्ञ है वो भी। उसके भीतर भी एक चेतन जीवात्मा है, जीव है उसके भीतर भी। ये लक्षण होता है। गाय कैसे जानती है? गाय ये जानती है कि ये हमारा घर है। जैसे बाई चांस मैं उसको खोल के ले जाऊं घर के बाहर और कहीं दूर ले जाके गांव के बाहर छोड़ दूं, यहीं आके रुकेगी घर में। ये ज्ञान रखती है वो। कहने को पशु है लेकिन उसको ज्ञान है कि इधर ही आना है। मैं उसको ले जाके, आज तक हमारी गाय कभी घर से बाहर गई नहीं है, लेकिन मैं उसको ले जाके नदी के बीचों बीच ले जाके छोड़ दूं,
तैर के ऊपर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी किनारे पर। ज्ञान है तैरने का, स्वाभाविक ज्ञान। ये जो स्वाभाविक ज्ञान है ये उसको अल्पज्ञ बनाता है। अल्पज्ञ, थोड़ा ज्ञान है लेकिन है, यानी वो जीव है उसके भीतर। तो ऐसे हम देख सकते हैं ज्ञान तो होता ही है, भले थोड़ा हो ज्यादा हो, लेकिन होता है जीवात्मा के भीतर। अगला है इच्छा। इच्छा करने वाला है, इच्छा सबके भीतर होती है। कामना, कामना करना। कैसे, कैसी कामनाएं होती है? जैसे मेरी अपनी कामना है, मैं ये खाना चाहता हूँ, मैं ये पीना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, अच्छा मैं वहां चला जाऊं। ये जो भीतर से इच्छा उठती है, ये जो चीजों के साथ जुड़ाव है, लगाव है, ये भी इच्छा के भीतर ही आता है। और ये जीवात्मा का एक बड़ा मुख्य लक्षण है। और ये, इस कामना के बिना कोई जीव संसार का कभी नहीं रह सकता। ये इच्छा, ये कामना हमेशा रहती है, हमेशा। कोई ऐसी स्थिति किसी के जीवन में कभी नहीं आती जब वो कामना से रहित हो जाए। हालांकि एक जगह ऐसा कहा जाता है, जब निष्काम कर्म की बात आती है, कि जब कोई कामना ना हो उसको निष्काम कर्म कहा जाता है, बिना किसी कामना के कर्म करना। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो झूठी परिभाषा बताई जाती है। जहां मुक्ति की कामना को आधार बना के जो कर्म किए जाएं उनको निष्काम कर्म कहा जाता है। कामना तो वहां पे भी होती है। ये बताया जाता है, ये सिद्धांत है, ऋषियों का सिद्धांत है, आचार्य भी बताते हैं कि जीवात्मा कभी भी इस कामना यानी इच्छा के बिना कभी रह ही नहीं सकता। हमेशा इच्छा रहेगी, अच्छी चीजों की हो या खराब चीजों की हो, कामना तो उसकी हमेशा रहती है। अगला है द्वेष। द्वेष का मतलब क्या होता है? दुखों से दूर हटने की कामना, दुखों से दूर हटने की स्थितियां। हटना चाहता है वो चीजों से। कैसे? मुझको भूख लगती है तो मैं उसके लिए प्रयत्न करता हूँ। क्या प्रयत्न करता हूँ? मैं भोजन ढूंढता हूँ ताकि वो जो दुख आया है भूख के रूप में वो हट जाए मुझसे। कोई मुझको मारना चाहता है, मेरे ऊपर किसी ने वार किया, प्रहार किया, तो मैं बचना चाहता हूँ। ये द्वेष होता है। ये यहाँ द्वेष का मतलब उस दुश्मनी से नहीं है। कोई यदि सोचे कि वो जो किसी से दुश्मनी हो जाती है, वैर हो जाता है, ये वो वाला है, वो वाला नहीं है। द्वेष का मतलब दुखों से दूर हटने की एक प्रवृत्ति जो होती है, इच्छा जो होती है, उसको द्वेष कहा जाता है। और ये तो हर संसार के हर प्राणी में मिलता है। आप किसी को भी सर्दियों में पकड़ के घर से बाहर निकालिए, किसी को भी, पशु को भी, कुत्ते को भी, किसी मनुष्य को भी, वो अंदर जाने का प्रयास करेगा कि मुझे कहीं अंदर कोई गर्म कमरा मिल जाए जहां मैं जाके सर्दी से बच सकूं। ये द्वेष है उसके भीतर का। किससे द्वेष है? सर्दी से, जो उसके जीवन में प्रतिकूलता है, उससे हटना चाहता है। ये भी उसका एक गुण है। आगे देखेंगे। आगे है प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रयत्न का मतलब है कुछ करने की स्थिति, जहां वो कुछ ना कुछ करता है। कर्म करने की जो प्रवृत्ति है उसको प्रयत्न किया कहा। यहाँ पे जीवात्मा कभी खाली नहीं रहता, हमेशा किसी न किसी प्रयत्न में लगा ही रहता है। इच्छा करने में प्रयत्न, द्वेष करने में प्रयत्न, अपने लिए जीविका चलाने के लिए प्रयत्न, खाने के लिए प्रयत्न, पीने के लिए प्रयत्न, किसी भी प्रकार से उसका किसी न किसी रूप में प्रयत्न चलता ही रहता है। इंद्रियों को प्रेरित करने में प्रयत्न, मन को प्रेरित करने में एक प्रयत्न चलता है, शरीर को चलाने में प्रयत्न है, आने जाने में प्रयत्न है। इतने सारे प्रयत्न जीवात्मा के हमेशा चलते ही रहते हैं। तो ये तो बड़े सामान्य से लक्षण हैं जो प्रत्येक जीवात्मा में होते हैं, सब में होते हैं। आगे है सुख और दुख। सीधा सीधा सुख और दुख जीवात्मा के गुण नहीं होते, लेकिन सुख और दुख को महसूस करने वाला, अनुभव करने का गुण उसमें होता है, ऐसा बताते हैं आचार्य लोग। सुख और दुख सीधे सीधे उसके गुण नहीं होते, लेकिन सुख और दुख को ग्रहण करने का गुण उसमें होता है। सुख को हर जीवात्मा लेता ही है, किसी न किसी वस्तु में सुख आता है, अनुकूलता चाहता है वो। जैसे गर्मी हो रही है बाहर, बहुत तेज गर्मी, आके स्नान किया, सुख होता है उस चीज से। तो ये सुख को जो ग्रहण करने की जो स्वभाव है, ये जीवात्मा का अपना स्वरूप है। सुख को चाहता है वो, और दुख को दूर करना चाहता है, दुखों से हटना चाहता है, उसको भी महसूस करने वाला है। कुल मिला के सुख को अनुभव करने का गुण और दुख को भी अनुभव करने का गुण, ये भी जीवात्मा का अपना स्वरूप है। और ज्ञान गुण वाला तो पीछे बता ही दिया, चेतन के अंतर्गत ही आ गया था। तो जीवात्मा में अपना खुद का भी ज्ञान होता है। कैसे होता है? तो ज्ञान दो प्रकार का होता है। देखिए,
एक बड़ी कमाल की बात बताते हैं आपको। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, आप चाहे तो लिख लीजिए। एक होता है स्वाभाविक ज्ञान और एक होता है नैमित्तिक ज्ञान। स्वाभाविक ज्ञान क्या होता है? जो जीवात्मा के भीतर होता ही होता है, अपना खुद का ज्ञान, जो परमात्मा की ओर से सीधे उसको स्वाभाविक रूप से मिला हुआ है। अभी समझेंगे उदाहरणों से। और नैमित्तिक ज्ञान वो होता है जो कमाया जाता है, अर्जित किया जाता है, जुटाया जाता है, जिसको प्रयत्न करके जीवात्मा कोई भी इकट्ठा करता है, सीखता है, उसको नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं। कैसे? जैसे अभी सौरभ जी ने एक वीडियो भेजा था और उसकी वो बता रहे थे, पूरी चर्चा बता रहे थे कि ये अपने गांव के मंदिर पे पहुंचे तो वहां एक बया चिड़िया घोंसला बना रही थी। तो बड़े ध्यान से देख रहे थे क्या करती है। एक 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 मतलब वो क्या होता है, एक वनस्पति होता है, उस वनस्पति का तिनका होता है बहुत लंबा, उसको अपनी चोंच से तोड़ेगी और खींच के लेके भागी चली जाएगी। वो छूटता चला जाता है उसपे से और उसको ले जाके बड़ी बारीकी से, बड़ी कुशलता से लपेटती है, उस पे ले जाके किसी शाखा पे, बड़े पेड़ की शाखा पे, और लपेट लपेट करके आपस में इतनी कुशलता से बुनती है, इतनी उत्तम रीति से बुनती है कि उसका घोंसला अपने आप में इतना शानदार होता है कि हम और आप लोग तो हाथ से भी नहीं बना सकते, इतनी शानदार योग्यता वाला होता है। और पूरी सुरक्षा के साथ उसमें रहती है। कोई अन्य पक्षी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, सांप उसमें नहीं जा सकता, नेवला उसमें नहीं जा सकता, कोई भी हिंसक प्राणी उसमें जा ही नहीं सकता, इतनी सुरक्षा से। ये जो ज्ञान है उसके भीतर, ये उसका स्वाभाविक ज्ञान है। कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं लेती, उसके माँ बाप उसको नहीं सिखाते, कोई नहीं सिखाता। हालांकि कई सारे जीव होते हैं, जैसे बिल्ली है, बिल्ली अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाती है, कैसे गुर्राना है, मेरे पीछे पीछे चलो, कुदाना सिखाएगी, धकेल देगी उसको आगे। बंदरिया होती है, बंदर होता है, वो अपने बच्चे को सिखाता है कूदना, उछल कूद करना, या बहुत सारी चीजें। लेकिन इसको कोई नहीं सिखाता अपने आप लेके पैदा हुई है उस ज्ञान को। एक और देखेंगे, जैसे मैंने अभी अपनी गाय का उदाहरण दिया, एक ऐसा पशु जो आज तक कभी पानी में गया ही नहीं, गहरे पानी में, उसको सीधा ले जाके पानी में डाल दें, अपने आप बाहर आ जाता है किनारे पर। तैरना किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन तैर के बाहर आ जाते हैं। एक तो संरचना भी वैसी है और उनकी स्थितियां, स्वाभाविक ज्ञान उनका ऐसा है कि बाहर आ जाते हैं, तैर जाते हैं उसमें। ये स्वाभाविक ज्ञान है। हम मनुष्यों को तैरना सीखना पड़ता है खूब प्रयास किए जाते हैं, फिर डूबते भी हैं, बाहर आते हैं, कई बार चोट भी लगती है, परेशान हो जाते हैं, उसमें दुखी हो जाते हैं, पानी भर जाता है अंदर, लेकिन फिर भी सीखना पड़ता है हमको। ये होता है नैमित्तिक ज्ञान। और मनुष्य के पास स्वाभाविक ज्ञान तो बहुत कम होता है, नैमित्तिक ज्ञान ज्यादा लेता है। वो सारी चीजें यहीं आके सीखता है, सारी चीजों को यहीं आके जुटाता है। एक कुत्ते के पास स्वाभाविक ज्ञान है। जब वो छोटा होता है तो वो बहुत सारी चीजें खुद करने लगता है, जैसे गड्ढा कर लेना अपने पैरों से, कोई नहीं सिखाता उसको। अपने गड्ढा करके उस नीचे से गीली मिट्टी निकाल के उसमें बैठता है, या अपनी पूंछ से सफाई सी करता रहता है। ये उसके भीतर अपना स्वाभाविक ज्ञान है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। बड़ी अच्छे कुत्ते होते हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड एक प्रजाति है, उस कुत्ते को ट्रेनिंग दे के बहुत सारी चीजें सिखा दी जाती हैं। तो जो उसने सीखी वो उसका नैमित्तिक ज्ञान होता है। तो जीवात्मा इन 2 प्रकार के ज्ञान से युक्त होता है, ये उसका अपना स्वरूप है। ठीक है जी। और क्या है? हाँ, एक है नित्य गुण वाला। जीवात्मा का एक गुण होता है नित्य। नित्य का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। जीवात्मा कल भी था, आज भी है और हमेशा आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं कि जीवात्मा कभी मर जाएगा। जीवात्मा आज तो है, कल मुक्ति हो जाएगी तो परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा उसका। नहीं होता, ऐसा नहीं है, झूठी बात है। जीवात्मा ऐसा ही जैसा आज है वैसा ही कल भी रहेगा और पीछे भी ऐसा ही था। ये उसका नित्य गुण होता है। उसके अपने गुण भी नित्य हैं। ये पीछे पीछे जो जितने गुण बताए ना, चेतनता, अल्पज्यता, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये सब भी गुण भी उसके नित्य होते हैं, हमेशा रहते हैं। जीवात्मा कभी ज्ञान से रहित नहीं होता, हमेशा रहता है, नित्य गुण है उसका।
जीवात्मा का सुख और दुख वाला को अनुभव करने वाला जो गुण है, ये भी उसका नित्य गुण है, हमेशा रहता है। जीवात्मा हमेशा प्रयत्न करता है। जीवात्मा के भीतर हमेशा द्वेष होता है, राग होता है, अल्पज्ञता यानी कम ज्ञान होता ही होता है उसके भीतर, और चेतना तो रहती है। यदि चेतना नहीं तो जीवात्मा रहेगा ही नहीं। चेतना तो हमेशा रहती है। तो ये हमेशा रहने का उसके गुण को नित्य गुण कहा जाता है। ऐसे तो ढेर सारे गुण हैं जीवात्मा के, बहुत सारे योग दर्शन में भी बता रखे हैं और संक्षेप में यहाँ ऋषि दयानंद ने बताए हैं। हमको इन पर विचार करना चाहिए। जी, तो आज का विषय हम इतना ही रखेंगे, लेकिन अभी कोई कक्षा मत छोड़िएगा। आज की कक्षा छोड़ने से पहले बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ सभी से। प्रजा की ओर से कुछ निवेदन आए थे, कुछ मांगे उठ रही है कि योग दर्शन पढ़ाया जाए, इसके बाद आर्योदेश रत्नमाला पुस्तक जब समाप्त हो जाए तो फिर योग दर्शन शुरू करें। तो आप सब लोग एक बार अपनी राय दे दीजिएगा, तो फिर उस पर विचार करेंगे और काम शुरू करेंगे। जी बता दीजिए। आंटी पढ़ना है जी, बहुत इच्छा थी मेरी ये भी पढ़ने की। आचार्य जी मुझे भी पढ़ना है। हाँ, मेरी भी बहुत इच्छा है, लेकिन इसकी पुस्तक तो होनी चाहिए जो हमारे पास। पुस्तक मिल जाएगी, भिजवा देंगे, पुस्तक की चिंता मत कीजिए। आचार्य जी समय क्या होगा? सत्यपति महाराज की तो से पढ़ाओगे जी? हाँ जी वही रहेगी। ठीक है जी। आचार्य जी समय क्या रहेगा, समय क्या होगा? समय यही ना रख लें, ये जो, क्योंकि अब तो आर्योदेश रत्नमाला हो जाएगी कुछ दिन में। ये तो सही है समय। आचार्य जी इसे 2:30 बजे कर लो, यदि सबकी सहमति हो तो। हाँ 2:30 ही कर लेंगे फिर। जिस दिन से भी हम लोग दर्शन शुरू करेंगे ना, उसको 2:30 कर देंगे फिर। तो सर देख लीजिएगा, 2:30 कर लेना चाहे 2 कर लेना, वो जैसे फिर बाद में प्रश्न उत्तर भी पूछने रहते हैं ना, उसी हिसाब से बचता भी तो जाएगा समय, फिर इधर ना बच्चों के स्कूल के आने का, खाने पीने का, ये सब तो आप देख लीजिएगा जैसा जो होगा। पर मेरा विचार तो है चाहे 2 से रख लीजिएगा, चाहे यही टाइम देखिएगा। जी माता जी। अच्छा, गहरा विषय रहेगा, गहरी बातें रहेंगी, क्योंकि कठिन उसमें सिद्धांत आने वाले हैं, तो बहुत थोड़ा पढ़ना होगा हमको। हो सकता है कक्षा पूरे 1 घंटे भी ना चले। आज की चर्चाएं जो आर्योदेश रत्नमाला को हुई हैं, ये तो हमारी 1.5 घंटे तक भी पहुंच जाती हैं, लेकिन योग दर्शन का विषय गहरा रहेगा। एक दिन में बहुत सारी बातें नहीं समझाई जाएंगी उसमें, तो आप चिंता मत कीजिएगा। 2:30 बजे से 3:30 भी शायद ना बचे कक्षा में। तो कम पढ़ाएंगे, और उसकी कोई चिंता ना करें कि पुस्तक नहीं है। आपको बताइए, आर्योदेश रत्नमाला पुस्तक की आवश्यकता पड़ी है अभी तक? नहीं पड़ी ना, तो आगे भी नहीं पड़ेगी। सब कुछ मैं तैयार करके लेके आऊंगा किसी भी रूप में, वो सब प्रेजेंटेशन यहाँ बढ़िया से होगा, धूमधाम से, एक एक चीज समझ में आएगी। हाँ बताइए, आप लोग कुछ कह रहे हैं? आचार्य उसकी रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग पे मैं इस बार काम शुरू करना चाहता हूँ, वो बात भी मैं सबके सामने रख दूं। जी आवाज आ रही है मेरी? ठीक है सर। हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग को लेके मैं एक बात बता दूं सभी को। अभी तक हमारी कक्षा की रिकॉर्डिंग मैत्री बहन करती है, या वो वंशिका बिटिया करती हैं। तो 1-2 लोगों की शिकायत आई थी वही यूट्यूब पर कमेंट्स के माध्यम से, कि ये जो गूगल मीट की जो आवाज रिकॉर्ड होती है ना, वहाँ अच्छी आवाज नहीं होती, वहाँ आवाज में एक तीखापन सा रहता है। तो मुझे भी लगता है यार, आवाज में तीखापन तो मेरे कहीं भी नहीं है, उनको कैसे लग रहा है? तो लगता है, क्योंकि मैंने सुना 1-2 बार। अब मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग अब मैं करूंगा, लेकिन मेरे जो 2 फोन हैं, इन 2 फोन्स की लिमिटेशंस हैं, इसमें तो बिल्कुल नहीं होती। जो ये तो फोन लगभग काम चलाऊ है कि बस इससे कक्षा हो पाती है बस, और दूसरा जो है वो भी अब लगभग अपनी प्रलय अवस्था को प्राप्त होने वाला है, वो भी कुछ दिन में हो जाएगा। तो शायद कुछ और डिवाइस की व्यवस्था की जाएगी, और जैसे ही होगी मैं कक्षा शुरू होने से पहले ये तो ड्यूटी विद्यार्थियों की है जी, आपको फाइनेंस करें। कोई बात नहीं, तो साफ है, आवाज तो साफ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं, वहां नहीं होती ना जो कोई रिकॉर्डिंग होती है ना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरी आवाज सीधे सीधे रिकॉर्ड हो किसी डिवाइस में। मैं हो रामपाल जाएगी। मौर्य की बात से सहमत हूँ। हाँ आचार्य जी, आप जो है वो लिंक डाल दीजिएगा, जिससे जिसका जितना हो पा रहा है सब लोग आपको धनराशि देंगे, जिससे ये सब आगे का साधन आपके पास उपलब्ध हो जाए। तो जिसके पास जितना सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार, कम है ज्यादा है, सबको करना चाहिए, मैं भी करूंगी। तो जो है अब हम लोग सब लोग मदद नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आचार्य जी मैं भी करने को तैयार। बहन जी की बात से मैं बहन जी की बातों का बहुत पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। आशा है कि सभी जिसका जैसा सामर्थ्य है करना चाहिए सबको। जी बेटे जी जरूर करेंगे। हाँ, वो तो खैर बात की बात है। अभी तो इतना ही है कि मैं चाहता हूँ कि जब वो जाए तो क्वालिटी उसकी बढ़िया हो, ताकि वो रिकॉर्डिंग्स विधिवत। नहीं सर, ये पहले की बात है, बात की बात नहीं है सर, पहले की बात है ये। पहले तो सबको करना ही होगा, तभी तो आगे सब बगैर डिवाइस के कैसे हो पाएगा। QR कोड वाले मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मोहित देगा QR कोड में दे दूंगा। अरे रुकिए रुकिए, बिना साधन के काम नहीं होता। ये तो वो तो हमारी दुख है जी। चलिए जैसा आपको ठीक लगे। सागर भाई आप ग्रुप पे डाल देना। एकदम QR कोड और इंटरनेट के दोनों की व्यवस्था करेंगे अपन। अब मैं चाहता हूँ कि वो जो पूरी एक जब वहाँ रिकॉर्डिंग जाए ना, तो वो तो सब मैं संभाल लूंगा फिर इधर से बढ़िया से। नहीं तो कई बार वो बेचारी बिटिया तो पढ़ने में लगी रहती है, मैत्री बहन भी अब कहीं दूसरी जगह व्यस्त है किसी कार्य में, तो वहाँ नहीं हो पाता। कई बार फोन आ जाता है बीच में, रिकॉर्डिंग रुक जाती है, कट जाती है, नहीं हो पाती पूरी। तो इस बार YouTube पर जाए तो विधिवत जाए, अच्छी क्वालिटी में जाए। ये मेरा एक इस बार का है। नहीं आचार्य जी बहुत बढ़िया है। मेरे यहाँ तो देखिए वाईफाई लगा तो नेट की प्रॉब्लम नहीं, मैं कितना भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ। बट ये ना जिसे आप अपने डिवाइस से करेंगे तो हो सकता है उसमें ज्यादा अच्छा आए। कैसे क्या फोन पे भी डिपेंड करता है ना। तो आपका सही है, अपने डिवाइस से करिए, वरना मैं तो कर सकती हूँ आपकी रिकॉर्डिंग, लेकिन फिर वही बात फिर से आ जाएगी ना कि क्वालिटी की। तो आप अपने से करिए, ज्यादा अच्छा है। हाँ जी हाँ जी। आचार्य जी एक निवेदन मेरा है और सभी श्रोता भी सुनिए कि समय के ऊपर यदि हो सके, एक बहन ने 2 बजे का सुझाव दिया था, तो मैं अपनी सहमति 2 बजे की ही दे रहा हूँ। 2 बजे से और 3 बजे के बीच में ये जहाँ जैसे भी उचित समझें, और सभी श्रोता भी जो लगे वो निर्धारण कर लें, और नहीं तो फिर जैसे सभी की सहमति होगी उसमें मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इस पर भी उसी दिन बात कर लेंगे जब हम शुरू करेंगे। अभी तो खैर 8-10 दिन तो शायद लग जाएंगे आर्योदेश रत्नमाला को समाप्त होने में। और एक और निवेदन मेरा आगे रहेगा कि हमें, ये मेरा स्रोत भी रहेगा कि हमें कोई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है कि ये हमारा सिलेबस पूरा हो जाए। हमें सिलेबस को पूरा नहीं करना, बल्कि हमें बहुत ही समझ के और धारण करके चलना है, तब तो उसका हमें फायदा मिलेगा योग दर्शन पढ़ने का। मैं धारण शब्द बोल रहा हूँ, तो ये श्रोता भी सुनने। तो इस वजह से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि समय भले ही थोड़ा रहे और उसमें ज्यादा जल्दी की हमें आवश्यकता नहीं है। जितना भी हो पाए एक दिन में जी बिल्कुल। एक सूत्र भले ही कई दिन लग जाए एक सूत्र में। हाँ जी मेरा ऐसा मानना। हाँ जी, मैंने भी जब पढ़ा है ना, जिनसे पढ़ा है का जो है पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। देखिए एक एक बात कैसे सुलझा देते हैं, तो बढ़िया है वो। हम मुझे तो आशा है आगे भी आप ऐसा ही पढ़ाएंगे, तो खैर कोई वो नहीं। हाँ जी, मैंने जहाँ से पढ़ा था ऐसे पढ़ा था, बिल्कुल इसी गूगल मीट के माध्यम से। तो सागर भाई और हम कई लोग थे उस कक्षा में, साथ पढ़े थे। तो अब सागर भाई को पता ही है कि जब तक एक एक बात क्लियर नहीं हो जाती थी आगे बढ़ते ही नहीं थे। एक एक सूत्र पे चल रही है कई दिन चर्चाएं, आगे बढ़ना ही नहीं है जी। और मान लीजिए कक्षा में कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो हम कह देते थे कि जी व्यक्तिगत बात कर लेंगे,
लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे इस विषय को जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा। और चिंता मत कीजिए, बहुत सारे सोर्सेज से मैंने पढ़ा है। एक केवल गूगल मीट नहीं है, इसके अलावा यूट्यूब पर भी कई साधनों से पढ़ा, कई पुस्तकों से पढ़ा, कई सारे जो लेखक हैं उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज योग दर्शन को लेकर जो हैं वहां से पढ़ा है, तो बहुत आराम से चलेंगे। भले कई महीने लग जाएं, प्रथम पाद में ही लगने देंगे, लेकिन अच्छे से समझेंगे उसको। हाँ जी सागर भाई, आप बताइए। मोहित भैया, दो बात कहनी थी। एक तो योग दर्शन के लिए मैं बहुत सारा साधुवाद देना चाहूंगा आप सभी को, क्योंकि बहुत ही अच्छा विषय है। तो कक्षा के बहुत सारे भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने मोहित भैया का ट्रेलर देखा था, अब फिल्म देखना क्योंकि वो योग दर्शन को किस प्रकार से पढ़ते हैं मैंने उनको बहुत निकटता से देखा है, और उनकी जो शंकाएं कितनी सूक्ष्म होती है, कितनी एकाग्रता होती है, कितने प्रश्न होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, बहुत निकटता से देखा है मोहित भैया को मैंने। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप लोग की जीवन की अब तक की सबसे भयंकर यानी कि सबसे अच्छी कक्षा होने वाली है। खैर मोहित भैया मेरे इस बात को लेकर कुछ ना कुछ आपत्ति जरूर दर्ज करेंगे। और मोहित भैया से भी एक निवेदन है कि अभी जो वक्फ बोर्ड एक्ट वाली जो बात चल रही है, तो कृपया उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए, क्योंकि लोग जा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ देखिए, हम लोग पिछले कई दिन से जुटे हुए हैं इस काम में और बाकी लोग भी लगे हुए हैं। ये जो वक्फ बोर्ड को समाप्त करने या उसमें संशोधन करने का जो बिल पारित हुआ था अभी हमारी संसद भवन में, तो वो पेंडिंग में है अभी। और संसदीय समिति ने देश भर से राय मांगी है और राय मांगने के उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। एक सबसे आसान सा सस्ता सा जो प्लेटफॉर्म है वो है जीमेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। तो वो लिंक हमारे सबके समूहों में व्यक्तिगत रूप से आप सबको मिला है। मैंने साइन करके अपना नाम लिख के जो करके दिखाया था मैंने उस दिन कक्षा में, वो